राजधानी पटना के ये डिस्कोमान भवन के पास में है। ये पटना की तस्वीरें हैं। पटना में तेजस्वी यादव ने आज राजभवन मार्च किया और वहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई, काठ के 47 लेकर जो प्रदर्शनकारी थे, हाथों में तिरंगा था और लकड़ी के 47 बना रखे थे। जिस तरह से 20 जुलाई को छात्र आंदोलन पर बिहार के सिवान में 47 चला था, उसने सरकार को, खासकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या बीजेपी की 2027 और 2029 में विदाई हो जाएगी? 2027 मतलब यूपी के सबसे बड़े जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सबसे ज़्यादा FIR, इनकाउंटर और बुलडोजर वाला वहाँ सबसे बड़ा कार्यक्रम चला। चारों तरफ चुप्पी थी, प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें छाप दी जाती थी। ऐसा लगता था, सोचिए 20 जुलाई को जब प्रदर्शन हो रहा था तो ये ब्राह्मण समाज का पत्रकार सरेआम एक्स पर लिखता था कि ये कोशिश और ये हिम्मत यूपी में मत करना। लेकिन सोचिए यूपी के हर जिले से खबरें रिस रही हैं और वहाँ पर जेन जी और जेन अल्फा छात्र जो हैं वो सड़कों पर हैं। उन्नाव की ये तस्वीरें देखिए, इससे पहले एक जिले की बात नहीं है, उन्नाव की तस्वीर हो, मऊ की तस्वीर हो, लखनऊ, राजधानी लखनऊ में छात्रों ने सड़क जाम कर दिया था। तो मुझे लगता है कि अब देश भर में बीजेपी का जो खौफ था और बीजेपी ने जो एक नैरेटिव गढ़ रखा था टीवी अखबार में, वो भी खत्म हो रहा है। सोचिए, शहजाद पूनावाला ने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से। वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। शहजाद पूनावाला को आके दुनिया के सामने बताना चाहिए कि उसने बीजेपी में क्या क्या झूठ बोला, बीजेपी को बचाने के लिए उसने कैसे दिन रात टीवी अखबार में घालमेल किया। लेकिन एक समय आएगा जब इस देश के पत्रकार अपनी किताबें लिखेंगे। ज़्यादा समय नहीं है, समय करवट ले रहा है। इस देश के युवा अब जागरूक हो गए हैं और सबसे बड़ी बात, आप मिलेनियल्स को तो डरा सकते हैं क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी है, लेकिन जेन जी और जेन अल्फा को नहीं डरा सकते हैं। इनको स्कूल जाने से भी नहीं रोक सकते हैं, और स्कूल रोक भी दिया तो इनके पास मोबाइल है और डेटा है। ये पूरी दुनिया में शानदार शहरों की तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं। ये चीन देख रहे हैं, न्यूयॉर्क देख रहे हैं, यूरोप देख रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल देख रहे हैं, वहाँ की सड़कें देख रहे हैं, वहाँ का वो पॉल्यूशन फ्री शहर देख रहे हैं। आप इनको बरगला देंगे? दुनिया जो है अब जाकर वसुधैव कुटुंबकम हुआ है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरी दुनिया की तस्वीरें अब सामने आती है। पहले टीवी अखबार पर लोग निर्भर होते थे, लेकिन अब आप दुनिया भर की तस्वीरें अपने सोशल हैंडल्स पर देख सकते हैं और यही सरकार की मुसीबत का कारण है। सोचिए, यही वजह से रोज 2000 से 2500 के बीच सोशल मीडिया वीडियोज हटाने के लिए सरकार दबाव डाल रही है। खैर, मेटा ने, इंस्टा ने तो सरेंडर कर दिया है, लेकिन सवाल है कि ये जेनजी कैसे सरेंडर करेंगे, ये अल्फा कैसे सरेंडर करेंगे। राजस्थान में स्कूल जाने पर बैन लगा दिया गया कि आप स्कूल में पत्रकार नहीं जा सकते। क्या इससे सच्चाई छुप जाएगी? स्कूलों की हालत दिन पर दिन खराब होते जा रही है। और उससे भी बड़ी बात, सोचिए, अब आम लोगों ने हिम्मत दिखाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आज की सोशल मीडिया पर वायरल है। महाराष्ट्र में ये 40 करोड़ की कीमत से सड़कें बनी थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे 3600 करोड़, रिंग रोड 600 करोड़ का, 4200 करोड़ का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। तो ये सारी तस्वीरें अब पब्लिक के सामने हैं। और सोचिए, राम मंदिर में SIT बनी। SIT ने अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दिया है। इससे बड़ा सवाल उठ रहा है। उससे भी बड़ी बात, सोचिए, जो सबसे ज़्यादा आरोपों में घिरे थे और जिन्हों को सबसे ऊपर राम मंदिर की जिम्मेदारी थी और जो लगातार कहा जाता था कि ये ईमानदारी के कठपुतली हैं, मतलब जीता जागता सबूत हैं, सारे लोग कटघरे में खड़ा सामने हो रहे हैं। सोचिए, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पेपर लीक की जांच CBI से होनी चाहिए और राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उसकी जांच SIT से करोगे। सोचिए, बीजेपी की विश्वसनीयता इस कदर खत्म हो गई है कि राम मंदिर SIT पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। कह रहा है चोरी करने वाले लोग आपके, SIT आपकी, अधिकारी आपके, आपको जो मन में है रिपोर्ट बना लीजिए। लेकिन असली गवाही और असली पेशी तो जनता की अदालत में 2027 में होगी और तब पता चलेगा कि चंपत राय ने कितना माल चंपत किया है। मैं फिर कह रहा हूं, अब देश भर से सवाल उठ रहे हैं। हाँ, एक बात मैं बता दूं, क्लियर बता दूं, मैं कोई आप जाति जनगणना नहीं करवाएंगे उससे हालात नहीं बदल जाएंगे।
सोचिए, जाति जनगणना में जातियों के कॉलम ही नहीं डाला है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की बहुसंख्यक आबादी, खासकर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जातियां नाराज हैं। उनको पता चल रहा है कि उनकी भागीदारी नहीं है सिस्टम में। जैसे जैसे मैं पिछले 12 साल से 10 साल से आप लोग को कह रहा हूं, 2014 से सोशल मीडिया पर, क्योंकि मुझे टीवी अखबार में तो चैनल के चेहरे बनने का मौका दिया नहीं गया। सोचिए, मैं रिपोर्टिंग नहीं कर सकता था। मीडिया की हालत समझिए, इस देश के दलित, पिछड़ा अगर टेलीविजन में चला भी जाए तो वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है, वो एंकरिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको नहीं आने देते हैं वो। मैं 2014 से आप लोग को कह रहा हूं कि एक समय आएगा। अभी तो आरक्षण की लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो बहुजन समाज के लोग स्कूल कॉलेज पहुंचे हैं, अभी तो हमारे छात्रों ने चखा है स्वाद की कैसी होती है बेहतर जिंदगी, और अभी तो हमारे पास सोशल मीडिया आया है। सोचिए, सोशल मीडिया ना होता तो क्या होता। मैं फिर कह रहा हूं कि अब पाप का घर अब भर चुका है और बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा था, 65 करोड़ जेन जी और जेन अल्फा है, बेरोजगारी की लाइन लंबी होती जा रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। और सोचिए, 10 साल में 10 लाख करोड़ धन्ना सेठों का माफ कर दिया गया है। 6,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ऐड पर खर्च करते हैं, 6,800 करोड़ योगी आदित्यनाथ ऐड पर खर्च करते हैं। पानी पैसे की तरह बहाया जा रहा है प्रचार पर, लेकिन प्रचार पर पैसा बहाने से हाईवे तो नहीं बच जाएगा, हाईवे टूट जाएगा। बीजेपी, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि बीजेपी को इस देश के धन्ना सेठों ने अपने धन दरवाजे, तिजोरी के ताले खोल दिए? 10,000 करोड़ रुपए क्यों दिए आपको? ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने 10-12 साल में देश के लिए, धन्ना सेठों के लिए? इसका मतलब है कि धन्ना सेठों पर सरकार फिदा है। एक तरफ जहां 10,000 करोड़ का बीजेपी ने चंदा लिया, वहीं 10,000 करोड़ का, उनको 10 लाख करोड़ का राइट ऑफ कर दिया। 10,000 करोड़ का चंदा लिया और 10 लाख करोड़ का उनको माफ कर दिया। सोचिए, पीएम केयर फंड्स में 8,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब दिया गया, वो भी एक प्राइवेट कंपनी से ऑडिट कराया गया है। इस देश की सबसे बड़ी ऑडिट जो ऑडिटर जनरल हैं सीएजी, उनसे ऑडिट नहीं कराया गया है। सीएजी तो अभी भी कह रहा है कि 53,000 करोड़ कहां खर्च हुए, उसका हिसाब दीजिए। तो चारों तरफ से अब घेराबंदी हो रही है। अब सिर्फ हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी अब उस तरह के फैसले आने लगे हैं जिससे सरकार सकते में है। सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने कहा कि जिस समाज में चढ़ावा चोरी के बाद भी शर्मिंदगी नहीं है, वो समाज से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सोचिए, अगर यही चढ़ावा चोरी किसी दलित पिछड़े के राज सरकार में होता तो क्या हालत होते? क्या हालत है भ्रष्टाचार की? 4200 करोड़ रुपए का हाईवे 42 दिन नहीं चलता है। आप सोचिए, और टीवी अखबार में कोई बहस नहीं है। 600 करोड़ का रिंग रोड धंस जाता है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे धंस जाता है, रात में कहीं लाइटें नहीं लगी है। क्या क्या सब कुछ देखना पड़ रहा है। सोचिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, नितिन गडकरी तो आजकल कहीं दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या सरकार अब राष्ट्रवाद के नाम पर बची रह सकती है? क्या इस सरकार से लोगों का मोह भंग हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या युवाओं ने अब तय कर लिया है कि उनको इस सरकार से सवाल पूछना है? आज पटना में तो वही लगा। मुझे लगता है कि विपक्ष के अंदर से डर खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात, विपक्षी नेता जो लगातार लाइन लगा के बीजेपी में जा रहे थे, वो भी खत्म हो गया है। अब कोई नेता बीजेपी में जाने के लिए तैयार नहीं। अब इस्तीफा का दौर शुरू हुआ है। सोचिए, शहजाद पूनावाला ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं एक इनके गौरव भाटिया हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे बार काउंसिल का, 4थे नंबर पर आए हैं। तो मनन मिश्रा बीजेपी के सांसद, माफी मांगनी पड़ी छात्रों से। और देश भर से स्कूल कॉलेज की तस्वीरें सामने आ रही है, भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आ रही। पिछले 12 साल में इस सरकार के राज में हिंदू मुस्लिम के अलावा क्या कुछ नहीं हुआ है? स्कूलें जर्जर हो गई हैं, पानी जम रहा है, हाईवे टूट रहा है, लूट मची है। डेवलपमेंट के नाम पर क्या सिर्फ टीवी अखबार को पैसा दिया गया है? और सोचिए, इस देश में प्राइवेट कंपनियां एग्जाम ले रही हैं। एनटीए कहा जा रहा है, एनटीए के 600 कर्मचारियों को बदल दिया जाएगा। मतलब इस देश को अब सबसे बड़ा आंदोलन चलाना चाहिए राष्ट्रीयकरण का।
इन तमाम कंपनियां जो देश के संसाधनों को लूट रही हैं, देश के जंगल लूट रहे हैं, देश के जमीन लूट रहे हैं, देश के खनिज लूट रहे हैं, इंदिरा गांधी की तरह जैसे उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, इस देश के तमाम बड़ी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और उसी में इस देश की बहुसंख्यक आबादी की भलाई है। इंदिरा गांधी ने पीवी पर्स खत्म किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तमाम पीएसयू कंपनियां बनी थी। सोचिए, आपके देश के सारे मिनरल्स, खनिज संसाधन, जमीन, जंगल मुट्ठी भर धन्ना सेठों को दिया जा रहा है और वो इन सबको बेच के अपने बच्चों का भविष्य विदेश में संवार रहे हैं, विदेश में घर खरीद रहे हैं। उनको यहाँ के पॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। आपके नदियाँ गंदी हो रही है, आपके बच्चे सांस लेने के लिए मजबूर हैं, आपके स्कूल अस्पताल नहीं बन रहे हैं और इस देश के धन्ना सेठ इस देश को लूट कर विदेश में अपनी नस्लों को पाल रहे हैं। इस देश के बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा और आपको विकास में भागीदारी करनी पड़ेगी। इस देश के तमाम संसाधन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, देश को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। इतना सा कॉमन सवाल दिमाग तो लगाइए कि अगर इस देश के धन्ना सेठ बीजेपी को इतना बड़ा चंदा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस को क्यों नहीं दे रहे थे? हेमंत सोरेन को क्यों नहीं दे रहे हैं? मायावती को क्यों नहीं दे रहे थे? अखिलेश यादव को क्यों नहीं? सरकारें तो पहले भी थी ना, क्योंकि पहले कुछ नियम कायदा था। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। 10 लाख करोड़ हम तुम्हारा माफ कर देते हैं, 10,000 करोड़ हमारे अकाउंट में डाल दो। पैसे से चुनाव, चुनाव से पैसे का खेल चल रहा है और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को सचेत होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र रहेगा तभी संवैधानिक संस्थाएं रहेंगी। अगर जिस दिन इस देश से लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, तो फिर कौन चुनाव आयोग, कौन सीएजी, कौन हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? ये सारी व्यवस्था तभी है जब इस देश में संविधान है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को और सचेत होना चाहिए। इस देश में हमेशा से संवैधानिक संस्थाओं ने राह दिखाई है। सीएजी ने यूपीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जबकि वो सब झूठ निकला। इस देश में टीएन शेषन और लिंगदो जैसे चुनाव आयोग हुए हैं जिनको ईमानदारी का सबसे बड़ा तमगा दिया गया। ये अलग बात है कि मायावती को चुनाव हराना था या लालू यादव को चुनाव हराना था। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में टीवी अखबार ने बिल्कुल सबसे बड़ा, अगर इस देश की बर्बादी के लिए कोई जिम्मेदार है, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, लूट, देश भर में हिंसा हो रही है, जातीय हिंसा चरम पर है, सांप्रदायिकता चरम पर है और देश के स्कूल अस्पताल बर्बाद हो रहे हैं। सोचिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।